ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं स्कैनिंग वाली। अब ये जो कुंडली है इसमें बहुत ही विशिष्ट बात ग्रहों के संदर्भ में पता लगी। और यह कुंडली बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रह बृहस्पति और शनिदेव की आपसी लड़ाई में, और मंगल देव जो है थोड़ी कम ताकत होने की वजह से इनके मध्य जो है एक प्रकार से झूलते रहे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो इसके कारण से स्थिर लक्ष्मी का जो आशीर्वाद जातक को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एक नई स्थिति सामने आई इस कुंडली में कि शुक्र और सूर्य जब भी साथ में बैठेंगे और दोनों का ही बल बहुत अच्छा होगा, तो जिस राशि में बैठेंगे तो उस राशि का स्वामी जो होगा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। और उसकी जो सीधी दृष्टि है, यानी कि जो सातवीं दृष्टि, जो कॉमन दृष्टि होती है सभी ग्रहों की, वह भी बहुत ज़्यादा जहाँ पर पड़ेगी उस स्थान को प्रभावित कर देगी। चलिए कुंडली समझते हैं। सबसे पहले इसमें लगन समझेंगे, फिर चंद्र राशि समझेंगे। तो पहला घर जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यह पहला भाव है। भाव और घर एक ही बात होती है। यहाँ पर B25 लिखा हुआ है, यह है आपकी पूरी कुंडली की ताकत। तो बहुत उत्तम ताकत है, यानी प्रोग्रेस होने के जो योग हैं वो बहुत स्पष्ट हैं इसमें, अगर सही ढंग से उपाय प्रयोग करे जाए और स्थितियों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करा जाए। तो 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर से जो राशि होती है वह शनिदेव की कुंभ राशि है। तो ये कुंडली कुंभ लगन की कहलाएगी। पहले भाव में जो भी राशि होगी वह उसका लगन कहलाएगा। तो यहाँ पर कुंभ लगन की कुंडली है। अब हमारे को जातक की चंद्र राशि स्पष्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे को केवल यह देखना है कि चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर राशि का क्या नंबर आता है। भाव चाहे कोई मर्जी हो, तो चंद्रमा यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हुए हैं। अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की कारक ग्रह गणना के अनुसार। और यहाँ पर जो राशि आती है वह 2 नंबर आती है, वृष राशि आती है, शुक्र की राशि आती है। तो जातक की चंद्र राशि वृष होगी। यही राशि का मूल बना रहता है। इसके अलावा स्कैनिंग के पैनल पे कोई भी राशि नहीं आती है। जो जातक मासिक राशिफल केवल इस कारण से देखते हैं कि उनका यह नाम है और किसी तरीके से उनको यह पता लग गया है कि राशि के वर्ण होते हैं, तो जो आपका नाम है तो वही आपकी राशि होगी। और फल आप देख रहे हो और लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हो कि जितने भी विद्वान हैं ज्योतिषी के, वह सब गलत गणना करते हैं, किसी को कुछ नहीं आता है। आपको बहुत कुछ आता है और आपको यही नहीं पता है कि नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, चंद्र राशि होती है। इस आधार पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े विद्वान हैं ज्योतिषी के और उनकी सारी गणनाएं बिल्कुल एक्यूरेट लागू होती हैं, तो हर महीने के हिसाब से आप अपना नाम बदल लीजिए कि इस बारी जो है लगभग सारी राशियां ख़राब चल रही हैं और मीन राशि का फल बहुत अच्छा बताया है, तो मीन राशि के वर्ण के हिसाब से आप अपना नाम रख लो तो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पूर्णतः मूर्खता है, ये अज्ञानता है। और बहुत आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जो भी मासिक राशि फल है वह उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ देता है जो ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि देखिए गोचर कैसे काम करता है। तो उसके साथ में चंद्र कुंडली को आपको लेके बैठना पड़ेगा और अपने घर के सदस्यों की चंद्र कुंडली को लेकर बैठना पड़ेगा, जिसमें कि आपको चंद्र राशि स्पष्ट होगी
और पूर्व का भी अनुभव रहा होगा कि भाई पहले ये जो अमुक राशियां हैं हमारी और हमारे घर के सदस्यों की, इस पे गोचर कैसे कैसे प्रभावी रहा है। 8 साल पहले गोचर जो ऐसा था उस समय क्या प्रभाव था। तो ये सारी जो है कैलकुलेशंस हैं, और इसमें यह मान लेना कि जो चीज़ बताई जा रही है वो आपके ऊपर लागू हो रही है तो ठीक है, और नहीं लागू हो रही तो सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादातर साइकोलॉजी यही समझाती है कि जिसको ज्ञान नहीं होता है किसी फील्ड के बारे में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला व्यक्ति वही होता है, यही पहचान होती है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है और आप अपने घर पे आराम से बिस्तर पर लेट कर उसको देख रहे हो, बहुत आराम से आप बैठे हुए हो, तो वहाँ पर कोई खिलाड़ी जो है आउट हो जाता है, तो सबसे पहले जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है वही सबसे पहले अपनी भविष्यवाणी करता है कि अगर इस तरीके से खेला जाता तो इस बॉल पे 6 जाना था या बहुत अच्छा रन प्राप्त होना था, इसने यह गलती कर दी। और जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उस खेल का या किसी भी खेल का, वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है, क्योंकि ना तो उसके पास जो इसका अनुभव लेकर जो बैठा हुआ है, ना तो उसके पास इतना फालतू वक्त है कि वो व्यर्थ की कमेंट करे, और जो कमेंट कर रहा है उसके पास तो खाली टाइम ही टाइम है। तो उसी प्रकार से बहुत स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैनिंग में तो हम बिल्कुल लेते ही नहीं हैं। कोई बोलते नाम से राशि नहीं लेते हैं, और कोई भी जो सूर्य राशि है वो भी नहीं लेते। यहाँ पर केवल लग्न कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं वहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वही है। और उसके पश्चात भी जैसे मान लीजिए कि इसका मासिक राशिफल आएगा वृष राशि का, तो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर चंद्र राशि वृष वाले जितने जातक होंगे, तो गोचरीय गणना जो है वो उन सबसे भाग कर दी जाएगी। अब सोच लीजिए कि धन लाभ है तो किस व्यक्ति के पास डिवाइड होकर वो कितने प्रतिशत में आ पाएगा। और वो बहुत अच्छे जातक, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। जो ज्योतिषी गणना जो करते हैं, हमारी फील्ड बिल्कुल भी ज्योतिष से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। स्कैनिंग की फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा अंदर तक जाती है स्कैनिंग की फील्ड, कि जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से ग्रहों को समझते हैं, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, चलिए इनसे परामर्श लिया जाए, इनको शुल्क वो दिया जाए। और जिनको ये लगता है कि 1 रुपया भी मुझे खर्च नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ मुंह खोलना है और बोलते जाना है, तो ऐसे व्यक्ति यही करते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो इससे उस जातक की जो विद्या है, जो ज्योतिष विद्वान है, उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और स्पष्ट ही कहने का प्रयास अगर किया जाएगा तो ही सबका जो है कल्याण होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं कुंडली में। जैसे कि मैंने बताया, केवल स्कैनिंग की गणना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है स्कैनिंग की गणना। स्कैनिंग में केवल 3 चीज़ चाहिए होती हैं, आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा कुंडली बनी हो या नहीं बनी हो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि लगन बन जाता है। लगन जैसे ही बन जाता है, स्कैनिंग का जो पैनल है प्योर मेटाफिजिक्स जो है उससे रिलेशन है इसका, यानी तत्व मीमांसा जो है शुद्ध हिंदी में। तो वहाँ पर जो स्पाइन में जो प्लैनेट्स के जो पॉइंट्स हैं एथरिक बॉडी में, उनको रीड करा जाता है, और थोड़ा सा ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। जैसे ग्रह की मूल प्रकृति और दृष्टि है यह नहीं बदलती है, लेकिन जो देखने का जो ढंग है, जो अनुभव है, वह केवल स्कैनिंग का ही रहता है। तो इस आधार पर जो 25 डिग्री जो ताकत है वह बहुत उत्तम है। और अब इसमें जैसे कि मैंने प्रार्थना करी थी कि गुरु और शनि, अब इसको समझिएगा। लग्नेश हमेशा स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, और उनकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर लग्नेश जो है वह वक्री हैं, और उसके पश्चात यह ताकत जो इनकी है वो बहुत ज़्यादा है, वो 26 डिग्री है। दूसरे घर पे आप देखेंगे जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि है, यहाँ पर गुरु हैं, वो भी वक्री हैं, और ताकत इनकी भी बहुत ज़्यादा है, लगभग शनिदेव के बराबर है, 26 डिग्री।
और ये ग्रह जैसे बैठे हुए हैं, यह एक दूसरे की काट करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर मंगल को समझ लेते हैं। मंगल जो बैठे हुए हैं 18 डिग्री के बैठे हुए हैं, वह यहाँ पर सिंगल सी ब्रैकेट दी गई है, लेकिन 18 डिग्री एक उत्तम ताकत होती है। इन ग्रहों को देखते हुए कि भाई इन ग्रहों की ताकत में सबसे कमज़ोर जो ग्रह हैं वह मंगल आते हुए, लेकिन मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम का जो मंगल है वो मंगलिक योग देगा। अब इसका स्कैनिंग में क्या अर्थ है कि जातक की बुद्धि बिल्कुल भी बृहस्पति वाली और शनि वाली नहीं होगी, यानी कि बृहस्पति भी सकारात्मक और शनिदेव भी सकारात्मक, क्योंकि यहाँ पर ना तो देवगुरु बृहस्पति के साथ एल साइन है और ना ही लग्नेश शनिदेव के साथ एल साइन है। तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। अगर जातक बीच में घूमता रहेगा तो यहाँ पर जो मंगल देव है इनमें कभी सुधार नहीं आ पाएगा। साथ में मंगल और बुध जब भी इनका प्रभाव आपस में मिलता है तो सन की स्वभाव आप इसको कह सकते हो, यह निकल के आता ही आता है स्कैनिंग के पैनल में। कन्या राशि में बैठे हुए बुध का घर है, मंगल बैठे हुए हैं, यानी जातक के मूल स्वभाव में हमेशा जब से जातक का जन्म हुआ है तो मैच्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा जहाँ पर चुप रहना चाहिए वहाँ पर जातक बोलता है, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर चुप हो जाता है। आयु भी अच्छी है जातक की, लेकिन जीवन के अनुभव के नाम पे बिल्कुल शून्यता बनी हुई है। या ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि जीवन चक्र जो है उसका मूल क्या है। अब मैंने एक प्रार्थना और करी थी कि सूर्य और शुक्र के संबंध में। अब यहाँ पर यह जानने को मिला केवल इसी कुंडली में कि शुक्र और सूर्य जो आपस में बैठे हुए हैं, यह छठे घर में बैठे हुए हैं, और छठा घर जो है वह चंद्रमा का है, क्योंकि कर्क राशि है, 4 नंबर राशि है। और यहाँ पर जो इनकी ताकत है, और शुक्र जो है वो अस्त भी हैं और साथ में एल साइन भी है। तो एल साइन का मतलब है कि 2 शुक्र हैं, तो उसमें से एक सकारात्मक है और नकारात्मक है। दोनों में से जिसको आप चुनते हो वह जीत जाएगा। और सूर्य जो है वो इस स्थान को अपनी अग्नि से जला देते हैं, और एक प्रकार से कृत्रिम राहुदेव भी यहाँ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 4 नंबर है तो सूर्य बैठे हुए हैं, तो जल और अग्नि जब मिलेगी तो धुआं उठेगा, तो कृत्रिम राहुदेव यहाँ पर। और जैसे ही राहुदेव उत्पन्न हो जाएंगे तो ठीक बिल्कुल सामने 7वें घर पर यानी 12वें भाव पर कृत्रिम केतुदेव भी आ जाएंगे, जो कि मूल जो केतुदेव जो एकादश भाव में बैठे हुए हैं उससे अलग उत्पन्न हो जाएंगे। ये केवल स्कैनिंग के पैनल पे ही आते हैं। बिल्कुल भी इसका कोई संदर्भ ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसा मानोगे ये हर एक कुंडली में आएंगे ही आएंगे। किसी कुंडली में आते हैं, किसी कुंडली में नहीं आती है। तो स्कैनिंग, डीप स्कैनिंग जब करी जाती है तो ही देखा जाता है और फिर इसका प्रभाव समझाया जाता है। तो अब जो कर्क राशि वाला घर है, इसके स्वामी चंद्रदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वह उस घर को भी प्रभावित करेंगे, यानी कि चौथा स्थान है उसको भी प्रभावित करेंगे। और जहाँ पर दृष्टि डालेंगे अपनी 7वीं, केवल 7वीं, इसके अलावा कोई भी ग्रह और दूसरा होता उसके बाद जो अन्य 2 दृष्टियाँ या 3 दृष्टियाँ होती हैं 7वीं दृष्टि को छोड़कर, तो वो प्रभावित नहीं होती है। अभी तक की रीडिंग में केवल जो मुख्य जो 7वीं दृष्टि होती है, सीधी दृष्टि जिसको बोला जाता है, तो वो प्रभावित होती है। यानी कि चौथा स्थान, 4th हाउस, और जो कर्म क्षेत्र है जो मंगल का घर है वो प्रभावित होगा ही होगा। अब मंगलदेव की जो पोजीशन है वह बैठी हुई है अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में और उसके जो स्वामी हैं वो 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि बिजनेस सेंस भी देता है और हर माह आने वाली इनकम भी देता है। अब जो कुंडली है, ये कुंडली कैसे प्रभाव दे रही है? कुंडली ऐसे प्रभाव दे रही है कि गुरु यह चाहते हैं जातक की प्रकृति के ऊपर, यानी गुरु जो है एक ऊर्जा डालते हैं जातक के मन में, यानी चंद्रमा को डालते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होना चाहिए व्यक्ति को, जो ग्रह की मूल प्रकृति है। और एक प्रकार से यह आदत कि हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, हमें तो निजी बने रहना है। लेकिन एक व्यापारी अगर आप हो तो आपको अपने मीठे व्यवहार से व्यापार चलाना आना चाहिए। शनिदेव यहाँ पर इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। शनिदेव यह कहते हैं
कि धर्म की पालना तो अवश्य करनी है, लेकिन कुछ गुण आपके अंदर अवश्य होने चाहिए जो कि एक व्यापारी के अंदर होते ही होते हैं। आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय है और अगर आपको यह पता है कि उस एम्प्लॉय के साथ थोड़ा सा मीठा व्यवहार अगर करा जाएगा तो ये बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा हमारे पास, इस एम्प्लॉय का भी घर चलेगा और हमारे को भी फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर शनिदेव कहते हैं कि मीठा व्यवहार रखो, बृहस्पति देव ये कहते हैं कि नहीं, उसको सीधा टोको और बिल्कुल स्पष्ट बोलो और स्पष्ट बोल के आप फ्री हो जाओ और यही मार्ग ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में जो शनिदेव की ऊर्जा है वह ही ठीक है, क्योंकि जातक जो है आम एक ग्रस्त परिवार से है और एक आम व्यक्ति है जो कि ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है कि बहुत ज़्यादा सत्यवादी आचरण उसका है। और वो सत्य का आधार सिर्फ ये है कि मुझे तो व्यक्ति के मुख पे बोलना है, उसके पश्चात उसको कितना भी बुरा लगे, मैं तो अंदर से खाली हो गया, मैं तो अपना सारी ऊर्जा रिलीज़ कर दी, सामने वाले पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है वो तो वो देखे। यह ठीक नहीं है, यह सत्य का गुण नहीं है। यहाँ पर जातक बार बार क्या कर रहा है, जातक बार बार इसी आचरण पे चल रहा है। अब क्योंकि मंगलदेव बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इसलिए मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। इसी कारण से जातक जो है, और साथ में जो चंद्रमा जो हैं वो प्रभावित हैं, तो थोड़ा सा घर के जो कार्य हैं वो भी लगभग रुके हुए हैं, और साथ में जो दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है, 10वें स्थान पे पड़ रही है, वह भी प्रभावित है। और इस बात को समझिएगा कि सूर्य जिस जगह बैठते हैं, अगर ताकत बहुत अच्छी है तो उस जगह को बहुत अच्छे से जला देते हैं, चाहे वह कोई भी भाव हो। एक बार तो वो जातक अपने जीवन में उस भाव को लेके प्रभावित होता ही होता है। लेकिन ये छठा भाव है, तो छठे भाव से यहाँ सूर्य देव के बैठने से जातक को यह मदद मिल गई है कि कर्जा, बीमारी और शत्रुता, सम्मुख शत्रुता मतलब कि शरीर से, वह तो नहीं है, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं जातक को। और जातक हर किसी से अपनी मानसिक शत्रुता इस आधार पे रखता है क्योंकि शनिदेव के गुण जो हैं वो उसको नकार रहा है, वह केवल बृहस्पति देव के गुणों को लेकर चल रहा है। यह बात ठीक भी है एक प्रकार से और गलत भी है। यह तो समय बताता है कि कौन सा गुण कहाँ पर आपको प्रकट करना है, इसकी समझ आपको आज तक आ पाई है या नहीं आ पाई है। अब क्या करवाया गया, क्योंकि मानसिक शत्रु अगर बहुत ज़्यादा हैं तो सीधे तौर पर आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है यानी उदर जो है वो खराब होगा ही होगा। समझिएगा इस बात को। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक जो है सोचता रहता है और गुण जो है उसको पता होते हैं फिर भी अपनाता नहीं है, जीवन में मैच्योरिटी नहीं आ पाती है, तो उसके पितरों और पूर्वज से आने वाली ऊर्जा खराब होगी। तो गीता जी के कुछ कॉम्बिनेशंस अध्यायों के बताए गए कि आप इनको मिला के पढ़िए, और वह मिलाकर पढ़ने के पश्चात भी जातक के अंदर, क्योंकि बहुत समय से यह गुणों को अपनाता आ रहा है जातक, और अच्छे से अभी तक महादेव की कृपा नहीं हुई थी कि जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक के रूप में आ पाए और समझा पाए कि सत्य का प्रयोग ऐसे करा जाता है। अब आपकी जो गलती है, हम भी सत्यवादी हैं और आपको गिनवा रहे हैं। तो वह अध्यायों के प्रभाव से थोड़ा सा जातक को मदद मिली है, क्योंकि पैनल पे जब लास्ट बारी हमने चेक करा था तो ऊर्जा ठीक होनी शुरू हो गई थी। यानी कि जातक को इस कुंडली में उपाय क्या दिया गया? उपाय यह दिया गया कि जैसे कि अर्जुन जो पहले अध्याय में, जो कि अर्जुन विषाद योग है, कंप्लेंट कर रहा है और माधव को समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप जो बता रहे हो ये पूर्णतः गलत है, और मेरा तो यह रिश्तेदार है, मैं तो ना तो धनुष उठाऊंगा, इनके खिलाफ कुछ बोलूँगा, युद्ध भूमि में मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो पहले अध्याय में भगवान ने सुना, उसकी जो गीता के अभ्यास में है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान का एक प्रकार से गुरु रूप जातक को समझा रहा है, अर्जुन को समझा रहा है। और उसके पश्चात 18वें अध्याय में भगवान यह कहते हैं कि अब चुनना तेरा काम है।
मैंने तेरे को दोनों मार्ग समझा दिए हैं कि इस मार्ग पर चलेगा तो तेरे को यह गति प्राप्त होगी। और 11वें अध्याय के माध्यम से मैंने तेरे को यह बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, तेरे में सामर्थ्य है, केवल तेरे को समझाने के लिए देख मेरा ये विराट रूप है। एकादश अध्याय 11वें अध्याय में। उसके पश्चात भी भगवान ने उसका हाथ पकड़ के धनुष को नहीं चलायमान करा, भगवान ने निर्णय उस पर छोड़ा। तो चुनना हमेशा अवचेतन मन के आधार पर व्यक्ति के पास ही बना रहता है। तो इसमें जो अध्याय थे उसके माध्यम से जातक के शनि को बल मिलना शुरू हुआ और जातक को समझ में आई कि बहुत ज़्यादा जो हठी स्वभाव है यह एक गृहस्थी के लिए ठीक नहीं है, किसी भी फील्ड के लिए ठीक नहीं है बहुत हठी स्वभाव, क्योंकि आप हमेशा यह मान चुके हो कि आपको सब कुछ आगे है। सृष्टि प्रकृति हमेशा चलायमान बनी रहती है। जहाँ पर आपने यह कह दिया कि मुझे सब कुछ आगे है तो उसी समय आपकी सारी मूल प्रोग्रेस वहाँ पर रुक जाएगी। तो ये जो कुंडली है और इसके माध्यम से हमेशा मैं यही कहने का प्रयास करता हूँ कि हमेशा समझिएगा कि जो जातक हमेशा सीखने का प्रयास करता है उसकी प्रगति बनी रहती है। जो जातक हमेशा कंप्लेंट करता है कि सब कुछ गलत है और सही तो केवल मैं हूँ, और हमेशा यह ब्लेम करता है कि अगर यह व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आया होता तो मैं आज वहाँ पर पहुँचा होता। कितनी बार इस कहानी को, ये कहानी है आपकी, इसको सुनाओगे और क्यों सुनाओगे? कोई आपकी कहानी नहीं सुनना चाहता है। हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि आप अगर अपने जीवन में कामयाब हुए हो तो दूसरे को आप प्रेरणा दीजिए। कुएं का मेंढक जो है वो हमेशा अपने आप को कुएं का राजा मानता है तब तक जब तक उसकी भेंट समुद्र वाले मेंढक से नहीं होती है, तो उसको पता लगता है कि राजसी ठाट बाट होते क्या हैं। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी बहुत ज़्यादा लोगों का हृदय दुखाने वाली वाणी को अगर आपने सत्यता का नाम दिया हुआ है तो आपकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी रुकने वाली है। अकेले पड़ जाओगे और जब तक इस बात को स्वीकारोगे नहीं कि यह ढंग आपका बिल्कुल गलत है, हर वक्त यह धारणा बना के रखना। और इस स्वभाव में जो व्यक्ति सत्यवादी आचरण करता है वह स्वयं बर्दाश्त नहीं कर पाता अगर कोई उससे ऊपर का व्यक्ति आकर उसको सत्यवाणी का ज्ञान करवा दे, तब वहाँ से वो भाग जाता है। अब इस बात को समझिएगा, तब भी आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैं केवल सत्य बोलूँगा और मुझे भी मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे तो हर एक विद्या का ज्ञान है, मुझे ज़िंदगी के हर एक क्षण का ज्ञान है। तो फिर आपके काम क्यों रुके हुए हैं अगर आपको हर एक चीज़ का ज्ञान है, हर एक तत्व से अगर आप जुड़े हुए हो? तो यानी कि आप केवल और केवल अहंकार के पथ पे चलते जा रहे हो और मूल यही दर्शा रहे हो कि हम तो देखो जी बहुत अच्छे हैं और देखो लोगों ने हमारे साथ क्या करा। किसी ने आपके साथ कुछ नहीं करा है। आपका रिएक्शन आपके पास कंट्रोल में रहना चाहिए, बस इतना ही मार्ग आप बना के रखिए और चलते रहिए। और आध्यात्मिक बल आपके पास अवश्य होना चाहिए। इसलिए मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है कि अजपा जब, यानी कि आपके मानसिकता के आधार पर केवल शिव 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 ऐसे ही चलता रहना चाहिए और सब कुछ आप माधव पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप करवा लेंगे। केवल उनकी बात सुनिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वह आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आपको उनकी बात माननी है। ईश्वर की बात पे जज नहीं करा करते, किसी की बात पे भी जज नहीं करा करते। आपको जजमेंट जो करनी है वह अपनी पूरे दिन पे करिए कि क्या मैंने आज कोई ऐसा कार्य करा जिससे कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, क्या कोई ऐसा कार्य करा जहाँ मुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी और आगे से यह गलती मैं ना दोहराऊँ। मैं जितना ज़्यादा सबके अनाहत में जो ईश्वर बैठा हुआ है, अगर उनकी प्रसन्नता कमानी सीख जाऊँगा। ये छोटे मोटे विषय हैं, ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, गोचर क्या है, चंद्र राशि क्या है, ग्रह क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ईश्वर आपके साथ खड़े हुए हैं, आप छोड़ो कि उसकी सृष्टि क्या कह रही है। जो सृष्टि बनाने वाला है आप तो उसके संपर्क में हो, अब आपको कोई प्रभाव पड़ने ही नहीं देगा वो। तो इसलिए हमेशा एक स्टूडेंट की तरह, एक शिष्य की तरह सीखने की भावना बनी रहनी चाहिए। यही इस कुंडली के अंदर ऊर्जाधार पर स्कैनिंग के पैनल में बहुत बड़ी कमी थी।
इसको ही काउंसलिंग के द्वारा ठीक करवाने का प्रयास करा गया। अब जहाँ तक इसको पकड़ के अगर बहुत ज़्यादा आगे चलेगा, संभल के चलेगा, क्योंकि चुनने का अधिकार उसी के पास है। और अगर ईश्वर की इच्छा ऐसी होगी कि हमारे पैनल से निकली जो ऊर्जा है, जो उपाय है, जो रेमेडी है, अगर जहाँ तक उसको पकड़ के ईश्वर चलवाना चाहते हैं तो ही चल पाएगा, बगैर उसकी इच्छा के नहीं चल सकता। ये बात भी मैं हमेशा हर जो भी स्कैनिंग की कॉल आती है उनको बहुत क्लियर करता हूँ। तो समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्रश्न पूछ लोगे स्कैनिंग में तो उसका उत्तर आपको हाँ में मिलेगा। ये भी तो पूछा जाएगा मेहनत क्या करी आपने। ग्रह अगर किसी भाव को लेके बैठा हुआ है, ग्रह किसी योग को लेके बैठा हुआ है, तो ग्रह किसी आपके घर पे आके थोड़ी मिठाई दे जाएगा। वह उस प्रकार की गणना जो है प्रभावी रहेगी, योग बनेंगे, लोग आएंगे, कर्म बनेगा तो ही फल मिलेगा। तो ये धारणा ना बंद कर दीजिए। ये ग्रहों के प्रति बहुत समय से गलत धारणा हो गई है, और ख़ास तौर से ये जो राशि फल के जो वीडियो जो आते हैं इसमें जो जातक बने रहते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारा कुछ नहीं होने वाला। काम करोगे तो ही कुछ होगा, तो काम करिए, प्रेरणा लीजिए राशिफल से, और पहले अपनी चंद्र राशि क्लियर करिए। तो ये थी हमारी प्यारी सी कुंडली स्कैनिंग वाली। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली की स्कैनिंग के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां।